Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the lesson 3 of class 11th, classification of elements and periodicity in the property. This is the part number 2 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched the part number 1 of the video. In this video we will discuss about the properties of the elements. जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एलिमेंट्स की, अलोंग द पीरियड क्या चेंजेस आएगा एंड अलोंग द ग्रुप क्या चेंजेस आएगा, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर देखो, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में. ठीक है, तो ये आज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है. एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियाई क्या होता है. अब देखो, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम्स. ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है. कहाँ से होती है, फ्रॉम द सेंटर. जो ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से, जैसे ये है मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो मेरा आउटर मोस्ट शेल होगा. ठीक है, अब मेरा आउटर मोस्ट शेल इसके अंदर कौन सा, ये ब्लू कलर का जो मेरे पास आप ये शेल देख रहे हो, ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है. यहाँ से न्यूक्लियस से और जो मेरा आउटर मोस्ट शेल है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मेरे पास ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है और ये मेरा मान लो थर्ड शेल. इस तरह से है. अगर मुझे यहाँ पे इसमें एटॉमिक रेडियाई बतानी है तो मेरा जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी आउटर मोस्ट शेल तक, वो मेरी क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई होगी. इसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं. इसमें और देखो, बट ये इतना भी एक्यूरेट मेजर करना इतना भी इजी नहीं जितना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. बट देर इज़ ए डिफ़िकल्टी टू फाइंड द एक्यूरेट साइज़. यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होती है अगर उसका हमें एक्यूरेट साइज़ बताना हो, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज़ द टू स्मॉल, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट एटम. बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एटम्स का जो साइज़ होता है ना, बहुत छोटा साइज़ होता है, तो इसलिए इसको जो क्या है, आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर जो हमने यहाँ पे देखा, जो हम यहाँ पे लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम होंगी, कहाँ पे मिनिमम होंगी. तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ नेवर जीरो. मतलब ये नहीं है अभी, जैसे मान लो मैंने यहाँ बनाया है, ये नहीं भी यहाँ पे कहीं पे भी जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है इसको फाइंड करने की, जीरो कहीं पर भी नहीं होगी. मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होगी भी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट होगा. इवन लार्ज डिस्टेंस तक भी वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है. द साइज ऑफ द एटम्स कीप्स ऑन चेंजिंग. चेंज होता रहता है फ्रॉम द वन बॉन्डेड स्टेट टू द अनदर. जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉन्डेड स्टेट है, मान लो मेरा ये कोई एटम्स है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो क्या है बॉन्डेड के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है. देयरफॉर वी कंसीडर, इसलिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव जो साइज़ होता है, जहाँ तक उसका इफेक्टिव साइज़ होगा वो हम उसको कंसीडर करते हैं इंस्टेड ऑफ द एक्यूरेट एटॉमिक साइज़. वी डिफाइन द एटॉमिक साइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग प्रेजेंट. जो हमारा इफेक्टिव साइज होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एन एटम. अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ना, जो भी हमारे पास रेडियाई होगी, जो भी मेरे पास रेडियाई होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी ना, हम इसका जो कौन से हम बॉन्डेड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई है, तो कोवलेंट रेडियाई के केस में जैसे मेरे पास एग्जांपल है H2 का, तो मान लो मेरे पास एक ये हाइड्रोजन का सफ़ियर है और ये भी मेरा हाइड्रोजन का सफ़ियर है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है, यहाँ का जो सफ़ियर का जो सेंटर है और इस सफ़ियर का जो सेंटर है, तो इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस, याद रखना यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, एवरेज डिस्टेंस जो प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियाई ऑफ द एटम. जैसे मान लो मेरी यहाँ पर इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है H और H के बीच में, H और H के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस मान लो 156 पिकोमीटर है, तो उसका एवरेज निकालूंगी मैं इन दोनों का, तो ये डिवाइड बाई 2 कर दूंगी, तो ये इनका मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज रेडियाई आ जाएगी. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी भी हुई है,
It is the distance between the center of the nuclei of the atoms and the mean position of the shared pair of the electron between the bonded atom. जैसे मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारा क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब इसमें क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, जिसका सेंटर होगा, एंड द मेन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियाई। और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, जैसे मैंने बताया, कोवलेंट रेडियाई इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। जैसे मेरे पास ये है और ये है, तो इनके बीच की जो 1/2 डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियाई बोलेंगे। जो मैंने कोई एग्जांपल बताया, जैसे मैंने बताया, जैसे मान लो मेरे पास 174, उसका हम हाफ करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 74 पिकोमीटर है। अगर मेरे को इसकी कोवलेंट रेडियाई फाइंड आउट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा 74/2। अगर इसको हम करेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 37 पिकोमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये क्या होती है, एक एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। अब जो मेटेलिक रेडियाई है, इट इज़ कंसिडर्ड ओनली फॉर द मेटल्स। आप यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मेटेलिक, मतलब जहाँ पर मेटल प्रेजेंट होगा ना वहाँ उस पे हमने रेडियाई निकाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियाई बोलते हैं। तो जनरली मेटल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये भी ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग मेटल इन द लैटिस। जैसे मान लो मेरे पास एक ये लैटिस है, एक ये लैटिस है, इस तरह से मेरे पास लैटिस प्रेजेंट है। तो इसके जो नेबर में जो प्रेजेंट होगा ना मेटल, उनके बीच जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मेरी ये भी 1/2 हो जाएगी। जैसे मान लो जो मेरी जो बॉन्ड लेंथ है, कितनी है, बॉन्ड जो लेंथ है वो 256 पिकोमीटर है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, मेरे पास 128 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इस केस में जो मेरे पास मेटेलिक रेडियाई आएगी और वो क्या आ जाएगी, मेरे पास 128 मीटर। और आपको पता है जो मेरे पास ये कॉपर है, ये क्या होता है, मेटल होता है। तो ये जो हम फाइंड आउट करते हैं मेटल के केस में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग द पीरियड। पीरियड के अलोंग इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अलोंग द पीरियड साइज जो क्या होता है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही इसमें क्या बात कर रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पे, आपको पता है जो पीरियड्स होते हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, पता है ना ये बात आपको। तो जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। जैसे ही इनका साइज कीप्स डिक्रीज होता जाएगा ड्यू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। एक बार दोबारा देखो इस पॉइंट को, अलोंग द पीरियड द साइज कीप्स ऑन द डिक्रीज। इस साइड अगर हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट की अगर हम तरफ जाते हैं, तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता जाता है, हमारा डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैं आपको पॉइंट समझाने वाली हूँ, एक बार आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी भी क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज वगैरह, क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। जैसे न्यूक्लियर चार्ज इज द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है और आपको पता है यहाँ पर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इनके जो बीच की पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो उनके न्यूक्लियर का चार्ज होगा। एज वी मूव टूवर्ड्स द राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एज नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो उनका जो ऑर्डर होता है वो कीप ऑन डिक्रीजिंग। जैसे मान लो मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ, थर्ड पीरियड में मेरे पास क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं इनकी एटॉमिक रेडियाई की बात करूँ तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मतलब इस साइड अगर मैं यहाँ से यहाँ फ्लोरीन की तरफ जा रही हूँ तो जिसका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता जाएगा, उनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती जाएगी। इसको ना अब हम नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, ब्लैंक पेज पे। तो उसके अंदर देखो, जैसे मान लो आपको पता है, जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर मैं टॉप से, मतलब यहाँ पीरियोडिक टेबल टॉप से बॉटम की तरफ जाती हूँ तो जो साइज़ है वो क्या होता है, मेरा इंक्रीज़ होता है।
अब इसमें रीज़न क्या है भाई, अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर ऐसे जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रही हूँ, टॉप से बॉटम में आ रही हूँ, तो मेरा साइज़ कैसा होएगा, इंक्रीज़ होगा। इस साइड डिक्रीज़ और इस साइड इंक्रीज़। इसका रीज़न क्या है, देखो एटॉमिक नंबर दोनों में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर मेरे पास दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मान लो मैं लिथियम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे Li, ठीक है, Li, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है। इनका अगर हम कंपेयर करें, इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, 3 है। इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, मेरे पास 9 है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, बट इनके जो अट्रैक्शंस है वो ज़्यादा बढ़ रही है, किसके बीच में, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो इसमें जो साइज होगा मेरा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। अब देखो इसके अंदर, जैसे मान लो एक तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ लिथियम का, ठीक है, एक मैं एग्जांपल लूँगी सोडियम का, और एक एग्जांपल मैं लूँगी फ्लोरीन का। इन 3 एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं लिथियम की। तो आपको पता है लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होएगा, 2 and 1 होता है ना। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट शेल है, और ये मेरा क्या है, सेकंड शेल है। तो अब इसके अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसके अंदर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस शेल के अंदर। तो अब ये बात क्या कर रहा है, जो हमारे पास रेडियाई होती है ना, मैंने बता दिया वो क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, रेडियाई होगी। अगर अब आपको पता है यहाँ पे जो मेरे पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब मान लो अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन का डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 and 7। अब देखो फर्स्ट शेल मान लो मेरा ये, सेकंड शेल, इसको पहले एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, फिर यहाँ अच्छे से बनेगा। ये है मान लो मेरा सेकंड शेल, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपको पता है फर्स्ट शेल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मैंने इनको फिल कर दिया, ठीक। अब मेरे पास सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को मेरे को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके अंदर मैंने फिल कर दी। अब हम बात करते हैं सोडियम की। ये मेरा लिथियम है, ये मेरा क्या है, फ्लोरीन है, ये मेरा फ्लोरीन, ठीक है। अब मेरे को डायग्राम बनाना है सोडियम का। अगर मैं डायग्राम बना देती हूँ तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा यहाँ पे बात क्या कर रहा है। अब इसके अंदर मान लो मेरा ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये मेरा फर्स्ट शेल, ये मेरा सेकंड शेल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 8 1, मतलब मेरे पास 3 शेल हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 शेल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वली बनाना है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से इक्वल होएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपको पता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैंने 2 फिल कर दिए। इसमें मेरे पास कितने आएंगे, 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है। अब लास्ट वाले में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो ये जो साइज है ना, जो मैंने शेल बनाए हैं, ये अनइक्वल हैं। जब आप अनइक्वल करोगे तो इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं मान लो लिथियम की बात कर रही हूँ। लिथियम को अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो लिथियम के अंदर आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास प्लस चार्ज है और यहाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये मेरा लास्ट का इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर मेरे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूँ, इस न्यूक्लियस के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, मतलब इसकी जो अट्रैक्शन है सिर्फ इस प्लस के साथ होगी। लेकिन इस केस में अगर आप देखो, जो न्यूक्लियस के साथ मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे ना, तो इसमें क्या अट्रैक्शन ज़्यादा शो करेंगे फ्लोरीन के केस में। अब आपको पता है अगर मेरे पास अट्रैक्शन होती है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आएंगे, एक प्लस है एक माइनस है तो वो पास पास आएंगी। अगर मान लो दोनों में सेम चार्ज होता, माइनस माइनस होता, तो वो रिपेल करते हैं, रिपेलिंग में साइज बढ़ जाता है। तो एक तो ये लिथियम और फ्लोरीन का केस समझ आ गया होगा। अभी अगर हमें लिथियम और फ्लोरीन में कंपेयर करूं तो मेरे पास जो फ्लोरीन है इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शंस है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका साइज है ना छोटा हो जाएगा। बेशक यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इन 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से साइज इसका डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। अब इसके अंदर आपको पता है मेरे पास ये के शेल है और ये है मेरा एल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये मेरा के, ये मेरा एल, सॉरी ये मेरा एल है और ये मेरा एम है। तो इसके अंदर मेरे पास 3 शेल हैं, इसके अंदर मेरे पास 2 शेल हैं, इसके अंदर भी मेरे पास 2 ही शेल हैं, के और एल। एक तो यहाँ पे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं एक तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइज अपने आप ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना इस लास्ट शेल में, एक अकेला 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो अट्रैक्शंस होएगी वो कम होएगी और इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं जैसे ही अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऐसे आते हैं तो मेरा साइज़ इंक्रीज होगा। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरा साइज़ कैसा होगा, डिक्रीज होगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। मैंने ये आपको अब बता दिया, मैंने बताया ना, मैं जैसे हमारा जो पीरियड होता है वो हमारा हॉरिजेंटली होता है और जो हमारा ग्रुप होता है वो हम वर्टिकली बात करते हैं, इस तरह से वर्टिकली बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ पहले बता दिया है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये सब इसी के बारे में था। तो देखो इसके अंदर एज वी मूव डाउन देयर इज एन एडिशन ऑफ द शेल। मैंने बता दिया वहाँ पे क्या एडिशन ऑफ द शेल होगा। तो मैंने सोडियम की बात, अगर मैं लिथियम की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर मेरे पास के और एल शेल है। सोडियम के अंदर मेरे पास के, एल और एम। अगर मैं पोटाशियम की बात करती हूँ तो मेरे पास के, एल, एम, एन। इस तरह से नंबर ऑफ द शेल इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 8 और यहाँ पे 1। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो मेरा साइज कैसा होगा, इंक्रीज होगा। इट इज़ बिकॉज एवरी टाइम इन न्यू शेल, हर टाइम मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये वाला कलर ले लेते हैं। लिथियम है उसके अंदर मेरे पास 2 शेल है, के और एल। सोडियम है उसके अंदर मेरे पास 3 शेल है, के, एल, एम, के, एल और एम। अगर मैं पोटाशियम की बात करती हूँ ना तो इसके अंदर मेरे पास 4 शेल हैं, तो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, के, एल, एम और एन। तो आप देख रहे हो इसके अंदर मेरे पास 2 शेल थे, के और एल। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ द शेल हर केस में इंक्रीज होते जा रहे हैं और जैसे ही नंबर ऑफ द शेल इंक्रीज होंगे मेरा जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा एटम का, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द सेल इज मोर देन द प्रोनाउंस्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर करूँ, अगर सेल को कंपेयर करूँ तो सेल का जो इफेक्ट होएगा वो ज़्यादा होएगा। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एज वी डिस्कस इन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने 3 एग्जांपल को आप बता भी दिए। जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम का ग्रेटर होगा सोडियम से, सोडियम का ग्रेटर होगा लिथियम से। तो उसका जो ऑर्डर ऐसे होता है, यहाँ पे लिथियम आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और यहाँ सीजियम होते हैं। तो लिथियम का जो अगर मैं साइज़ की बात करूँ, ये स्मॉल साइज़ होगा इस ग्रुप के अंदर, और जो सीजियम है इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, इसका साइज़ लार्ज और इसका साइज़ स्मॉल होगा इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, लिथियम का स्मॉल, सीजियम का लार्ज। अगर मैं बात करूं जो हमारी होल पीरियोडिक टेबल है,
जो ये हमारी पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो अल्केलाई मेटल होते हैं उनका जो साइज होता है सबसे ज़्यादा होता है। एक बार मैं आपको ये टेबल दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा लेकिन आप एक बार देख लो। इसके अंदर ही थी वो हमारी ये रही। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे कौन से हैं, ये जो मेरे फर्स्ट ये है ना, ये वाली, ये है मेरा ग्रुप 1, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं अल्केलाई मेटल्स। इनको क्या बोलेंगे? अल्केलाई मेटल बोलेंगे। जो मेरा सेकंड है इसको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास ये जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1, इसका जो साइज़ होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में इनका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे हम ऐसे मूव करते जाएंगे इनका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये रुबीडियम, ये सीजियम। तो ये जो सीजियम है इसका साइज़ सबसे लार्ज होगा और इसका साइज़ कैसा होगा? लिथियम का स्मॉल साइज़ होगा। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज़ लेस होगा और यहाँ पे लिथियम का साइज़ इसके कंपेयर में ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। जब भी वो लेफ़्ट टू राइट की बात करेगा हमें इस तरह से चलना है। जब भी वो टॉप से बॉटम की बात करेगा हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अब आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई कहाँ पर होती है? जहाँ पर हम चार्ज वगैरह की बात करते हैं। चीज़ हम यहाँ पे सेम ही, मतलब बात वही बात कर रहे हैं, रेडियाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेडियाई है आयरन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएगा, वो यहाँ पर हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। It is defined as 1/2 of the internuclear distance between the bonded atom। देखो डिफाइन इसको वैसे ही किया है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे, वहाँ पे हम कंप्लीट एटम की बात कर रहे थे। तो जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है तो Na पॉजिटिव और Na, इसके साइज में डिफरेंस होएगा ना। इसके अंदर तो मेरे पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर मेरे पास कितने हैं? 2 and 8। इसके अंदर मेरे, अगर मैं शेल की बात करूँ ना, इसके अंदर मेरे पास के और एल 2 ही शेल हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे पास 3 शेल हैं। कौन कौन से शेल हैं? के, एल और एम। तो इसका जो साइज़ है अगर मैं कंपेयर करूँ इसका बड़ा होगा, लेकिन जो Na पॉजिटिव है इसका साइज़ स्मॉल होगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, जहाँ अगर आयन इनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे हमने वो डिस्कस करना है। इसकी दूसरी डेफिनेशंस क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इन द आयनिक क्रिस्टल। क्या बोल रहे हैं भाई? जो हमारे पास कैटायन है और अनायंस है, कैटायन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का, ठीक है, और अनायन के ऊपर चार्ज होता है माइनस। तो इनके बीच अगर ये चार्ज आ जाता है तो इन चार्ज का उस क्रिस्टल के ऊपर या एटम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने डिस्कस करना है। और देखो इसकी डेफिनेशंस। इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल। जैसे मेरे पास आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम, आयनिक रेडियस मेरे को बतानी है। इसमें ना जैसे उसमें तो हमारे पास साइज होता था सेम, जैसे मैंने H2 का निकालना है, ठीक है, H2 का हम इस तरह से निकाल लेते थे, दोनों का यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेते थे, लेकिन इनका जो साइज़ है ना वो सेम नहीं है, इसीलिए इसका हम एवरेज नहीं कर सकते एज ए डायरेक्ट। जैसे हमने पीछे किया था ऐसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो मेरे पास वहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ना साइज़ चेंज हो चुका है। मान लो मेरा एक साइज़ मेरा इतना है ना, तो एक मेरा साइज़ कितना हो चुका है, अब ये इतना हो चुका है, तो अब तो इसमें एरर आना ही है। पहले तो हम जो मेजर कर रहे थे सेम साइज़ था उसके अंदर मेजर कर रहे थे, लेकिन अब एक साइज़ मेरा छोटा हो चुका है और एक मेरा जो साइज़ है क्या है, बड़ा हो चुका है। अब मेरे को जो डिस्टेंस मेजर करनी है इनके बीच में मेजर करनी है, तो हम वही सेम मेथड तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या स्पेशल मेथड का यूज़ करेंगे, और इसलिए हम बोलते हैं इसको आयनिक रेडियाई। तो अब देखो, अगर मैं जनरल बात करूँ, एनायंस है, एनायन का सेंटर है यहाँ
और मेरे पास ये कैटायन, कैटायन का सेंटर है यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस है, इसने इसको क्या बोल दिया, आयनिक रेडियस बोल दिया। अब जो अनायन होता है हमें पता है इसका साइज़ बड़ा होता है, और जो कैटायन होता है इसका साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने मेजर करना है। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है NaCl का, यहाँ पे मेरे पास जो सोडियम है ना Na पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या है, कैटायन की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो Cl नेगेटिव है ये मेरे पास क्या है, अनायन की तरह काम करेगा, ठीक है। जो NaCl है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो क्या है, मेरे पास 276 पिकोमीटर है। बट अगर इसका हम हाफ लेंगे ना, एग्जैक्टली हाफ लेंगे आयनिक रेडियाई के लिए, तो उसके अंदर एरर आएगा। तो एरर क्यों आता है, क्योंकि वी कैलकुलेट द डिस्टेंस सेपरेटली फॉर द सोडियम आयंस एंड क्लोराइड एंड डिफाइन द एटॉमिक रेडियाई। देखो जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे अलग अलग मेजर करेंगे हम, अनायन की अलग मेजर करेंगे और कैटायन की अलग मेजर करेंगे, और उसके बाद हम उसको हम हाफ करेंगे, तब मेरे पास आयनिक रेडियाई निकल कर आएगी। अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करूँगी ना, इन दोनों को ऐसे निकाल लेती हूँ, तो मेरे पास वो निकल कर नहीं आएगी, तो उसमें एरर आएगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग सेपरेट इसको करना पड़ता है। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू अप टू द, कहाँ तक होएगा, द डिस्टेंस जहाँ तक इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड। ये हमने डिस्टेंस वहाँ तक लेनी है जहाँ पर उस आयन का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जहाँ तक वो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन होगी। देखो एक तो मेरे पास पॉजिटिव है और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस होगा वहाँ तक हम आयनिक रेडियाई को मेजर करेंगे। तो ये पॉइंट ये था। बट जिसमें जो वेरिएशन आता है ना अलोंग द पीरियड, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूँ, अगर मैं ऐसे बात करूँ अलोंग द पीरियड बात करूँ, तो वो सेम चीज़ है भाई, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं टॉप टू बॉटम करूँ वो सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू में चेंज आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया, जो कैटायन होता है ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, मतलब जैसे मान लो मेरे पास मैंने बताया भी था, जैसे Na है और Na पॉजिटिव है, मैंने बताया था इसके अंदर दो शेल हैं K और L, इसके अंदर मेरे पास तीन शेल हैं K, L और M। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से बनेगा। Na के लिए मेरे पास इस तरह से, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, एक मेरा ये शेल है और एक मेरा ये शेल है, तीन शेल हो गए। बट इसके अंदर मेरे पास डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरा मान लो न्यूक्लियस, ये मेरा फर्स्ट शेल और ये मेरा सेकंड शेल, तो ये मेरे पास ऐसे डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे आपको पता है इस केस के अंदर साइज डिक्रीज हो रहा है। ये मेरा देखो, ये मेरा आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे ये क्या है, Na पॉजिटिव है, लेकिन ये मेरा पेरेंटल फॉर्म में है, मतलब जिस एक्चुअल में जो प्रेजेंट होता है ये उस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका साइज क्या होगा, मेरा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द आयन का। तो सो एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमें पता है जो हमारे पास Na पॉजिटिव आएगा उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ड्यू टू विच द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन द लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड द साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम अलग से पेज पे करते हैं। अब आपको पता है जैसे मेरे पास पहले जो सोडियम था ना, ये मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ Na पॉजिटिव की, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब मेरे पास से शेल कौन कौन से, K और L रह गया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करें, यहाँ पे मेरे पास कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियस का इफेक्ट है ना, जो मेरे पास ये न्यूक्लियस का इफेक्ट है, अब ये इन 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इस केस में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अब इसमें अट्रैक्शन बढ़ गई है, अट्रैक्शन जहाँ बढ़ जाती है वहाँ पे साइज क्या हो जाता है, मेरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल Na की बात करती हूँ, ठीक है, मैं वो डायग्राम भी यहाँ बना देती हूँ साइड में। एक बार हम यहाँ सर्कल लेके देखते हैं। एक तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और एक मेरे पास ये हो गया।
इक्वल तो नहीं बना है बट मान लो मेरे पास ये है। अब आपको पता है इसके अंदर मेरे पास 3 शेल होंगे ना। ये मेरा मान लो अभी मैंने 2 ही बनाए हैं, एक और बनाते हैं वो हम हाथ से बना लेते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मान लो मैंने एक ये बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो शेल है ना, मान लो ये मेरा कौन सा है, के है, ये मेरा एल है और ये मेरा क्या है, एम है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट शेल के अंदर और इसके अंदर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 होंगे। अब लास्ट में मेरे पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे ना इनका अट्रैक्शन दिखाना है। एक तो जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इसके साथ। अब देखो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इन्फ्लुएंस हो रहा ना, यहाँ पे मेरे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और इस केस के अंदर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। तो इस केस में ज़्यादा इफेक्टिव चार्ज आएगा ना मेरे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइज ज़्यादा डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई इतना खास इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे इसमें ये चेंजेस आएगा, तो इसमें यही सेम पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो जैसे जो केस हमने कैटायन का किया ना, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनायन का केस हो जाएगा। अनायन इज ऑलवेज बिगर देन द पेरेंट एटम एज इट इज फॉर्म्ड बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू विच द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन इंक्रीजेज, देयरफॉर द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और साइज मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बता रही हूँ। जैसे मान लो मैंने एन का एग्जाम्पल बता दिया। अब हम बात करते हैं Cl की। एक तो Cl है और एक मेरे पास क्या है, Cl माइनस है। अब आपको पता है इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 एंड 7। इसके अंदर कितने हैं, 2 8 और 8। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, लेकिन ये सेम सेल के अंदर बढ़े हैं। अब देखो जो क्लोरीन का जो साइज था ना, हम यहाँ ड्रॉ करें नेक्स्ट पेज के अंदर। जैसे मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा कैसा है, सेकंड शेल है, ठीक है, और ये मेरा मान लो थर्ड शेल है। एक और हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपेयर करना है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितने हैं, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर ये तो सेम ही है, मैं सारा नहीं बना रही, मैं सिर्फ लास्ट वाला एंटर कर रही हूँ। इसके अंदर मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो मेरा ये था ना, इसके लास्ट में मेरे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और इस केस में मेरे पास क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है और सेम सेल के अंदर ही इसने क्या करा है, किया है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास न्यूक्लियस था ना, ये इन 7 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड था, मतलब इन 7 इलेक्ट्रॉन पे इनका अट्रैक्शन था, जो यहाँ पे शेयरिंग कर रहा था। अब ये जो अट्रैक्शन है, पहले तो 7 को बांध के रख रहा था, अब इसका काम और बढ़ गया ना। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, काम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें क्या है, रिपल्शन बढ़ेगी। इसमें क्या है, रिपल्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे तो इनकी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे इनके आपस के जो बीच में है ना, जैसे मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब है ना, पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा। तो अब आपको पता है ये दोनों सेम चार्ज है ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। इन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी, और इसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
बात समझ में आई। इस केस में देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रहा था। अब यहाँ पे ना मैंने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो आपस में रिपल्शन होगी और इसका न्यूक्लियस का काम बढ़ जाएगा ना। अब ये जो क्या 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए एक तो 7 पे हम ज़्यादा होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अब इसका काम बढ़ रहा है ना, अब ये 8 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन बढ़ती है। इसीलिए अनायन के जो केस होता है उसके अंदर साइज हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ जो इसका न्यूक्लियर जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा और साइज हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो आइसो जहाँ पर वर्ड आ जाता है ना वहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है, सेम। आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक है तो मतलब जहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैंने बात करी Na पॉजिटिव। अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे पास यहाँ पे, 10। अब है F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास यहाँ पे, 10। फिर है यहाँ पे O, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं बात करूँ O2 नेगेटिव की, किसकी बात करनी है मेरे को, O2 नेगेटिव। अब क्या होगा, इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 8 + 2 करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास यहाँ पे, 10। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव और O2 नेगेटिव, इनमें क्या है मेरे पास, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तीनों के अंदर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, ठीक है। और इसमें एक बात क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, द स्पीसीज विद हायर पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगी, स्मॉल। आपको पता है ना जो कैटायन है उसका साइज कम होता है और एनायन का साइज क्या होगा मेरे पास, बढ़ जाएगा। अगर मैं इनके साइज को कंपेयर करूं तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसका साइज उतना ही क्या होगा, लेस होगा। तो इसमें मैं कंपेयर करूं तो सोडियम Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा, मेरा छोटा होगा। और इससे ग्रेटर किसका होगा, F नेगेटिव का होगा। और फिर सबसे ज़्यादा ग्रेटर किसका होगा, O2 नेगेटिव का होगा। तो इसका साइज ऐसे चेंज करता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मेरे पास साइज डिक्रीज होगा। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका साइज कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे सेम पॉइंट लिखे हुए हैं। The species with higher positive charge is smaller. The species with a lesser positive charge is bigger. Similarly, the species with higher negative charge उसका साइज बढ़ जाएगा। इस केस में मेरे पास क्या हो रहा था, उसका साइज स्मॉल हो रहा था। Then the species with the lesser negative charge, मतलब जिस केस में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही हमारे पास ज़्यादा होगा। पॉजिटिव के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर हमने एक केस को अच्छे से समझ लिया तो सेकेंड जो केस है हमने इसका अपोजिट कर देना है। आज का ये लास्ट टॉपिक है वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है, देखो इसके अंदर, इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल हो सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये जो जनरली प्रेजेंट होता है किस में होता है, इनर्ट गैस के अंदर होता है। जो ये वंडरवॉल रेडियाई होती है ये थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। और ये जो हमारे इनर्ट गैसेस कौन सी है, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी है, ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब जो जैसे मान लो मेरे पास O2 हो गया, ठीक है, ये मेरे पास गैसेस हैं। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो ये वंडरवॉल रेडियाई शो करती हैं। देखो जो मैंने वंडरवॉल रेडियाई की बात करी थी, हम यहाँ पे और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो जो मेटेलिक बॉन्ड मैंने बताया था वो 2 मेटल के बीच में बॉन्ड होएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉपर और कॉपर के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही जो वंडरवॉल जो बॉन्ड बनता है वो नोबल गैसेस इनर्ट जो गैसेस होती है हमारी उनके बीच में बनता है। और जो इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, जो नोबल गैसेस होती है वो इनर्ट गैसेस का बिहेवियर शो करती हैं। वो जनरली इसी के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो यहाँ पे मेरे को इरेजर चाहिए था थोड़ा सा, ये
अगर मैं इनको कंपेयर करूँ ना, तो जो मेरे पास जो वंडरवॉल रेडियाई होती है, जो मेरे पास ये वाली रेडियाई होती है, ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटेलिक बॉन्ड। ये ज़्यादा होगी, कैसे ज़्यादा होगी? देखो यहाँ पर तो हम ये मेज़र कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, मेटेलिक बॉन्ड की रेडियाई है, और जो मेरे पास वंडरवॉल की रेडियाई है वो ये है। इसका हाफ करना है, इसका भी हमने हाफ करना है। मान लीजिए डी है तो d/2 हो जाएगा, इसका हाफ करना है तो इसका क्या हो जाएगा, d/2। ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, इसका हमने हाफ करना है। तो अब यहाँ पे साफ कंपेयर कर सकते हो कि जो ये मेरे पास रेडियाई होती है इसकी, इस केस में वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो वंडरवॉल रेडियाई होती है, कोवलेंट बॉन्ड है होता है जो हमारा, उसके कंपेयर में भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं आपको एक रिलेशन लिखवा भी देती हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज करते हैं ये। तो इसके अंदर देखो, जो हमारा वंडरवॉल जो रेडियाई होती है, ठीक है, वंडरवॉल रेडियाई ग्रेटर होती है मेटेलिक रेडियाई से, ठीक है, और जो मेटेलिक रेडियाई है वो ग्रेटर होती है हमारी कोवलेंट रेडियाई से। तो ये आपने रिलेशन ध्यान रखना है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको, एक बार इरेज करके थोड़ा सा शॉर्ट लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, जो वंडरवॉल रेडियाई होती है ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई ज़्यादा होगी कोवलेंट रेडियाई के कंपेयर में। तो जो हमारे वंडरवॉल रेडियाई है वो कौन शो करता है, हमारे जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, जो नोबल गैस होंगी वो शो करती है। मेटेलिक रेडियाई जनरली कौन शो करता है, डीप ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक रेडियाई शो करेंगे। जो कोवलेंट रेडियाई है वो हमारे जनरली नॉन मेटल शो करते हैं। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कुछ डाउट रहती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।